हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम MPSE 003 दिसंबर 2021 में पूछे जाने वाला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जिसमें प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना का वर्णन और उसका मूल्यांकन करना है हमें। प्लेटो की आदर्श राज्य की दृष्टि, जैसे कि उनके प्रसिद्ध कार्य उनकी बुक द रिपब्लिक में प्रस्तुत किया गया है, एक विस्तृत और जटिल दार्शनिक सिद्धांत है जो शासन, शिक्षा और सामाजिक संगठन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। वहीं प्लेटो का तर्क है कि आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिसे वह समाज के विभिन्न हिस्सों और व्यक्ति के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणों के साथ प्लेटो की आदर्श राज्य की दृष्टि का विवरण और मूल्यांकन हमने किया है। पहला पॉइंट है हमारा दार्शनिक राजा। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य पर दार्शनिक राजाओं का शासन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान और रूपों, अमृत आदर्शों या अवधारणाओं की गहरी समझ है। इन दार्शनिक राजाओं ने व्यापक दार्शनिक और बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, जिससे वह राज्य की भलाई के लिए तर्कसंगत और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे। प्लेटो का मानना था कि ज्ञान और सत्य के प्रति अपने प्रेम के कारण दार्शनिक बिना किसी स्वार्थ या भ्रष्टाचार के शासन करेंगे। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा व्यक्तिगत लाभ पर सामान्य अच्छे हों प्राथमिकता देकर नेतृत्व करेंगे। वह कारण और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि नीतियां और कानून राज्य के भीतर न्याय और सद्भाव को बढ़ावा दें। दूसरा पॉइंट है हमारा श्रम विभाजन, जिसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य में श्रम के सख्त विभाजन की बात की है। उनका मानना था कि लोगों में प्राकृतिक अभिरुचि और क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें समाज में विशिष्ट भूमिकाओं के लिए बेहतर बनाती हैं। प्लेटो के अनुसार व्यक्तियों को उनकी अंतर्निहित प्रतिभाओं या उनकी इच्छाओं के द्वारा व्यवसायों को सौंपा जाना चाहिए, और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपने निर्दिष्ट कार्य को करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्तियों को उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमताओं के आधार पर किसानों, कारीगरों, योद्धाओं और शासकों जैसी भूमिकाएं सौंपी जाएंगी। श्रम का यह विभाजन यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के समग्र कल्याण में योगदान करते हुए प्रत्येक कार्य कुशलता से किया जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका मानना था कि एक उचित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना होता है। प्लेटो ने एक व्यापक और कठोर शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जो कम उम्र से ही व्यक्तियों का पोषण करेगी, उनकी बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। शिक्षा प्रणाली में गुणों, महत्वपूर्ण सोच और रूपों की समझ को विकसित करने के लिए किया गया एक पाठ्यक्रम शामिल होगा। डिज़ाइन किया गया एक पाठ्यक्रम शामिल होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि प्लेटो की आदर्श व्यवस्था में बच्चों को सावधानीपूर्वक संरचित शिक्षा प्राप्त होगी, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत, गणित और दर्शन शामिल है। यह समग्र शिक्षा व्यक्तियों को पूर्ण नागरिकों के रूप में आकार देगी, जो ज्ञान के साथ शासन करने और न्याय को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा संपत्ति को लेके, जिसमें संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने तर्क दिया है कि आदर्श राज्य में निजी संपत्ति और पारिवारिक संबंधों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि निजी संपत्ति का अस्तित्व असमानताओं और संघर्ष को जन्म देता है। प्लेटो ने सांप्रदायिक जीवन की एक प्रणाली प्रस्तावित की, जहां सभी संपत्ति और संसाधन सामूहिक रूप से स्वामित्व और साझा किए जाते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सबसे सक्षम व्यक्तियों को प्रजनन और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को संभोग और प्रजनन को नियंत्रित करने
और विनियमित करना चाहिए। उनका उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिक सांप्रदायिक आवासों में रहेंगे और सभी संपत्ति और संसाधनों को साझा करेंगे। व्यक्तिगत स्वामित्व की कोई अवधारणा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सबसे गुणी और सक्षम संस्थान पैदा करने के उद्देश्य से संबंधों और प्रजननों को विनियमित करेंगे। इसका अब हम मूल्यांकन या आकलन देख सकते हैं, जैसे कि प्लेटो के आदर्श राज्य के दृष्टिकोण की पूरे इतिहास में प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है। सकारात्मक पक्ष पर न्याय, शिक्षा और बुद्धिमान शासकों के महत्व पर उनका जोर समाज की भलाई और सद्भाव के लिए एक वास्तविक चिंता को दर्शाता है। वहीं दार्शनिक राजाओं के हाथों में सत्ता देकर प्लेटो ने भ्रष्टाचार को कम करने और सभी नागरिकों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि प्लेटो के आदर्श राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी और अधिनायकवाद की क्षमता के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। श्रम का सख्त विभाजन और निजी संपत्ति और पारिवारिक संबंधों के उन्मूलन को दमनकारी और अवास्तविक के रूप में देखा जा सकता है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि ऐसी व्यवस्था मानव स्वभाव की विविधता की अपेक्षा करती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की अवहेलना भी करती है। वहीं इसके अलावा अगर हम प्लेटो का आदर्श राज्य इस धारणा पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि दार्शनिक राजा हमेशा राज्य के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे। हालांकि इस अवधारणा का व्यवहारिक कार्यान्वयन और शक्ति के दुरुपयोग को संभावना महत्वपूर्ण चिंताएं बनी हुई है। जबकि प्लेटो की आदर्श राज्य की दृष्टि शासन और न्याय और शिक्षा पर विचारोत्तेजक विचार प्रस्तुत करती है। व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की आधुनिक धारणाओं के साथ इसकी व्यवहार्यता और अनुकूलता चल रही बहस का विषय है।